and if the Prime Minister's convoy is coming fast जी and President convoy is coming fast, they will tell the President convoy to hold on because Prime Minister has not yet reached. और दलाई लामा ने मुझसे आधा घंटा तक बात की जब तक डेंटिस्ट अपना इक्विपमेंट वाओ रेडी कर रहा रहे था, तो तब तक मतलब कि मुझे उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। हाय एवरीवन, वेलकम टू रिफ्लेक्ट विद दीपाली। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण कुमार, जो कि आर्मी में ब्रिगेडियर की पोजीशन में थे। 37 इयर्स श्रीनगर में बेस थे इन 92 बेस हॉस्पिटल। चलिए आइए आज इनसे हम आर्मी की कहानियां सुनते हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं। हम वेलकम करते हैं मिस्टर प्रवीण कुमार जी को। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम सर। हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स ब्रिलियंट सर, थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे साथ काम करने के लिए। और सर आप सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए, मैं ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार डॉक्टर हूँ, आर्मी में डॉक्टर था। तो 1977 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। तो उससे पहले आई वाज फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। माय फादर वाज एन ऑडिटर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन अकाउंटेंट जनरल, सेंट्रल रेवेन्यू एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ही वाज देयर। So we were in Moti Bagh. So I did my schooling from Moti Bagh. Then I did my pre-medical from Delhi University, Hansraj College. And then after that, I went to the medical college in University College of Medical Sciences in Delhi. So there I studied for about 6 years and then did internship. And after doing internship, I joined Indian Army as in the Army Medical Corps. In October 77, I joined. So from that time onward, I have spent almost 37 years there, and I have enjoyed the service to best of my family also. 37 का मतलब है आपने अपनी आधी जिंदगी वहीं पे निकाली। बिल्कुल बिल्कुल, away from family. Most of the time I was away from family. एंड मेरे जो फैमिली में है, मेरी वाइफ हैं जो एक स्कूल टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो शी कुड नॉट अकम्पनी मी टू मैनी प्लेसेस। और उसके अलावा आई हैव गॉट 2 बेटे हैं। तो जो एल्डर वन है, अनफॉर्चुनेटली ही इज गॉट सम मेंटल रिटार्डेशन। सो बिकॉज ऑफ हिम ऑल्सो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेशन चल रही थी दिल्ली में, एयरफोर्स गोल्डन जुबली में। देन उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग चली। तो उसकी वजह से भी हमने उनको फैमिली ने अपना शिफ्ट दे कुड नॉट, हमारे साथ शिफ्ट नहीं होना था उनको। तो इस तरह से हमने मैनेज किया। एंड उससे एक छोटा बेटा है, ही इज़ डन MBA। तो उन्होंने भी अभी ही इज़ इन ए जॉब। Oh, brilliant. So that is the small family background. That is very interesting सर। और आपकी सर एक बात बताइए, बहुत ही पर्सनल सवाल है, शायद मैं जल्दी पूछ रही हूँ। तो आपकी 37 इयर्स ऑफ आर्मी सर्विस में फैमिली आपकी यहीं पे रहती थी दिल्ली में? नहीं, कुछ स्टेशंस में साथ थी। अच्छा, कुछ स्टेशन में साथ थे जैसे। और कुछ स्टेशन में जब उन्होंने खुद जॉब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनको पर फोर्स शी यूज्ड टू ओनली विजिट मी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, क्रिसमस ब्रेक, दिवाली ब्रेक। और आई यूज्ड टू कम। सो इन आर्मी वी गेट 2 months एनुअल लीव, 20 days हमें कैजुअली मिलता है। तो उसकी वजह से वी यूज्ड टू मैनेज। एंड शी वाज स्मार्ट एनफ टू ट्रैवल विद द चिल्ड्रन अलोन टू ऑन द बॉर्डर। आई सैल्यूट यू, आपने आर्मी में इतनी देर जॉब करी है, बट आई सैल्यूट योर वाइफ आल्सो सर। आई थिंक बीइंग अ वाइफ, आई नो इट्स नॉट इजी सर, बिकॉज़ शी हैज मैनेज्ड ए स्पेशल चाइल्ड। Of course, हाँ जी। And that is also when I was not there. So most of the time it was a. Sir, I can see you getting emotional. Yes. Yes. सर चलिए सर, अब तो समय निकल गया, आप उनके साथ हैं अब, है ना? Yes. हाँ जी। अच्छा सर, अच्छा एक और सवाल सर, ये आर्मी में जैसे आपने बताया आपने आर्मी ज्वाइन करी, तो इसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है? नहीं, क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि आर्मी में डॉक्टर्स चाहिए होते हैं उनको। सो 2 तरह के उनकी दो स्ट्रीम से डॉक्टर आते हैं। एक आते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना, AFMC पूना से। तो जो उनमें से कुछ शॉर्ट सर्विस होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, बट दे कैन नॉट कैटर टू द ह्यूज डिमांड ऑफ डॉक्टर्स। सो पर फोर्स द आर्मी क्या करती है, सिविल स्ट्रीम से भी डॉक्टरों को लेती है। तो उनका पहले रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होती है, और उसके बाद इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते हैं शॉर्ट लिस्ट, फिर पुलिस वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद उनको ज्वाइन कराया जाता है। बिकॉज देयर आर वहाँ से 50-60-100 डॉक्टर निकलते हैं, जबकि आर्मी की रिक्वायरमेंट 3-4 हज़ार डॉक्टर्स की है। तो बाकी डॉक्टर्स सिविल से आते हैं। इनिशियली दे आर ऑल शॉर्ट सर्विस, मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट सर्विस।
उसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल एंड दे उनको किसी को परमानेंट कमीशन भी मिल जाता है। जैसे मुझे भी 5 साल के बाद परमानेंट कमीशन मिल गया था, तो उसके बाद मैं इतने साल सर्विस किया वहाँ पे। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि आप आर्मी हॉस्पिटल से तो कर ही सकते हैं जो है आपकी स्टडी, बट सिविल में भी आराम से एंट्रेंस मिल जाती है। नो 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 अच्छा, नो, व्हाट आई मीन टू से दे गेट डॉक्टर्स फ्रॉम सिविल। ओके, आर्मी में जो जॉब करने के लिए एक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना, जी तो उसमें से 50 या 100 डॉक्टर्स निकलते हैं हर जी साल। जी, तो वो 100 डॉक्टर्स सारी यूनिट्स में नहीं जा सकते। ओके, तो इतनी बड़ी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सबको आर्मी मेडिकल कोर डॉक्टर प्रोवाइड करती है। तो वहाँ से 100-150 मिले, जबकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है आर्मी की, इनके पास कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार डॉक्टर की होते हैं। सम ऑफ देम आर MBBS डॉक्टर, some of them are specialist, some of them are super specialist. So all streams are there. So they all cannot come from FMC. उसकी वजह से they civil stream. So I came from civil stream. So I was from Safdarjung Medical. So in the Safdarjung okay. Hospital. So anybody can apply. Anybody can apply. ठीक है, So they are selected, and if you qualify your medical and everything, then आपको you can join. जी जी सर। एक और मैं चीज़ थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ऐड करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने ब्रदर के बारे में भी बताएं। अच्छा, मेरा ब्रदर जो है वो एल्डर ब्रदर है। ही जस्ट नाउ ही लास्ट फ्यू डेज बैक, सो इट वाज हिज 75th बर्थडे। Wow. सो ही इज आल्सो रिटायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। ही वाज इन ए रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. He was in a communication department, and he was, because of that, he was involved in this movement of prime ministers and all. He was in that type of job. So like suppose there is a Republic Day parade, or there is a beating of retreat. So how the vehicle will travel, who will reach first, and if the prime minister's convoy is coming fast, जी and president convoy is coming fast, they will tell the president convoy to hold on because prime minister has not yet reached, or because he is to Wow. receive it. So they coordinate in a way, in the communication in a department. communication department. Communication is very important. Yeah, so who will reach what time? Where? So that type of job he was there. Then he was from engineering background, so he had this thing, so that the like one example was there when he went with the VP Singh, wanted to visit some remote village in Srinagar. So they had carried उन्होंने अपना एक IL-76 प्लेन में एक बहुत बड़ा एक जैमर होता है। ये कौन से साल की बात है सर? ये जब VP सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, of course. ये मस्ट बी 90s के आसपास था, जिस समय मंडल कमीशन और ये सब चल रहा था, उस समय ही वाज देयर। सो उस समय ही वेंट देयर एंड ही प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सो दैट नोबडी कैन, ही विल jam all the frequencies so that nobody can remove, can with remote control do any blast to the Yes. prime minister. So that type of job he was involved. Wow. He So was sir, also your family background is very very strong when it comes to serving the nation. Yeah. I respect it so much. Yeah, Thank he was also with the IK Gujral. He was also with the this thing PV Narasimha Rao. So those 3-4 personalities he was involved at that time. That's truly amazing, sir. अच्छा सर, अब गोइंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा अब अपनी सर एक्सपीरियंसेस, आर्मी में आपने 37 इयर्स गुजारे हैं सर। 37 इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपके जहन में जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आर्मी ज्वाइन करने का शौक था शुरू से, एंड हमें ये लगता था कि जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा किया रेदर देन डूइंग रूटीन ग्रेजुएशन एंड ऑल दिस थिंग, उसमें हमें लगता था कि हम आर्मी में रह के कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। वी आर लाइकिंग फॉर द आर्मी। तो मुझे कुछ इंसिडेंसेस याद आते हैं कि जब मैं वहाँ ज्वाइन किया था, तो एज ए डॉक्टर हमें मतलब वहाँ के लोकल जैसे एक यूनिट के डॉक्टर होते थे, उसमें 1000 पेशेंट होते थे, अलग अलग लैंग्वेज के पेशेंट होते थे। जैसे ही मेरी एक मद्रास रेजिमेंट में पोस्टिंग हुई थी, तो मैं वहाँ के पेशेंट्स को देखता था, तो मुझे उनसे थोड़ा तमिल सीखने का मौका मिला, बिकॉज पेशेंट ज़्यादातर अपनी भाषा में बोलते थे, तो हमें उनसे एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने का मौका मिल गया। और उनके साथ फिर कभी कभी हमारे यहाँ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एक होता था एक्टिविटी, जिसमें जैसे कि कई ऐसे एरिया आर्मी कैन नॉट बी प्रेजेंट, सब जगह पे नहीं हो सकती, तो कुछ पहाड़ी एरिया हैं जहाँ पे जो पीछे हैं, हमारे इंडिया के अंदर ही हैं, मगर उस पर टेररिस्ट आके छुपे होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस है या नहीं है उसको असेस करने के लिए एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल जाती है, उसमें कुछ 10-12 लोग जाते हैं, उनमें एक डॉक्टर भी जाता है।
तो डॉक्टर ट्रेवल करता है तो वो उनके साथ कुछ मेडिसिन लेके जाता है, एक साथ में नर्सिंग असिस्टेंट भी होता है, तो उसको बाकियों के साथ, तो रास्ते में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे वो भी मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। जैसे इनके पास ये 7-8 दिन का पेट्रोल होता है, उनको एक पहाड़ क्रॉस करके पुंछ से जाना था श्रीनगर, तो रास्ते में जो भी विलेज पहाड़ों पे आएंगे तो वहाँ से जाके लोगों से पूछना पड़ता था कि यहाँ कोई आप अनयूजुअल एक्टिविटी आपने देखी, कुछ कोई नया बंदा नज़र आया, तो कभी कभी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, तो वी यूज्ड टू गिव ए फीडबैक कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है। तो उसमें रहते रहना इनका जो इतना, इट वाज ए टफ जॉब फॉर देम देन। सर बहुत ही ऑब्वियस सवाल है, तो थोड़ा सा डम सवाल भी है, बट सर डर आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता। तो हमारे देखो एज ए डॉक्टर सबके पास एक पर्सनल वेपन तो होता ही है, थोड़ी बहुत। अच्छा। आर्मी डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते, 2-3 महीने की ट्रेनिंग में ही डॉक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर प्लस हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं, जो वो well सोल्जर्स trained हैं, दे आर वेल ट्रेंड, उन्होंने 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग होती है। और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि डॉक्टर को जरूरत पड़े। जरूरत पड़े, पर ही नो हाउ टू मैनेज, बेसिक्स ही नोज कि कैसे मैनेज करना है इन केस नो हेल्प इज अवेलेबल। तो ही इज आल्सो हैव गॉट हिज पर्सनल वेपन्स, 10 गन्स, एंड ही कैन फायर इट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो उसमें हम जाते थे, तो रहने की जगह प्रॉब्लम, तो रेनी सीजन, फलाना सीजन, एंड डे नाइट कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। पानी के भी सोर्स हमें ढूंढने पड़ते थे, पानी कहाँ से मिलेगा, उसमें ब्लीचिंग क्लोरीन की टैबलेट्स डाल के उसको क्लीन करके पानी पीते थे। और फिर वहाँ पे जैसे हमारे को एक प्लास्टिक की शीट मिलती थी, तो प्लास्टिक की शीट, उसको ग्राउंड शीट बोलते थे, तो उसमें ऐसे हमने ट्रेंच बना के, जैसे कुछ हमने छोटा सा टेंट लगाया, उसके चारों तरफ ट्रेंच बनाते हैं ताकि स्नेक ट्रेंच, ताकि उसमें स्नेक ना आ सके। अच्छा। तो रात को नहीं तो आपको पता लगे आप सो रहे थे पीछे से। कैंपिंग हो रही है पूरी। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे वो बेलचे से वो ट्रेंच बनाते थे। अच्छा, खाने पीने के लिए जो होता था कि थोड़ा बहुत वो राशन कैरी करते थे, आटा ले लिया, थोड़ा सा दाल ले लिया, उनके पास छोटे छोटे टिफिन होते थे, ऐसे एल्युमिनियम के होते थे, उसके अंदर हम दाल बनाते थे, और उसके अंदर जो बेलचा होता था उसको तवे की तरह यूज़ करते थे, उसको उल्टा करके नीचे आग लगा के उसके ऊपर थोड़ी सी रोटी बनाते थे, या चावल उबालते थे, या कुछ करते थे। तो उस तरह का था, और जो रम की बोतल थी उससे रोटी को बेलते थे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहे। फिर गांव में जाते थे, लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ताकि उनका हम कॉन्फिडेंस गेन करें, और ताकि वो कुछ हमें फेमिलियर हो तो इन्फॉर्मेशन दे कि यहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई टेररिस्ट यहाँ आता है, फ्रेंडली उनको लेवल पे हाँ रखें। फ्रेंडली लेवल पर होता है, तो उनको एश्योर करते हैं कि हम कुछ होगा तो हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे कई बार केसेस में हुआ भी है कि कुछ लोगों को हमने रेफ़र किया और उनको वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिला। जैसे बकरवाल्स होते थे, वहाँ पे घूमते रहते हैं वहाँ पहाड़ों पे, तो उनको उनकी हेल्प के लिए हमने ये किया था। वो एक्सपीरियंस एक मेरे को काफ़ी याद रहता है वो वाला। और एक बैटल इनॉकुलेशन कैंप एक होता है, उसके अंदर तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हाँ इसको क्या? बैटल इनॉकुलेशन की, जैसे आपको इंजेक्शन लगते हैं इससे प्रिवेंशन के लिए, टाइफाइड का या टीबी का, तो इनॉकुलेशन देते हैं, ऐसे इंजेक्शन देते हैं। वैसे एक बैटल में क्या होगा, तो आप जब बैटल होगी तभी सीखोगे या अभी भी सीखोगे? पहले ही सीखने के लिए आपके ऊपर से वहाँ से आर्टिलरी के बॉम्ब जा रहे हैं आपके ऊपर, आप एडवांस कर रहे हो ट्रेनिंग में, तो एक सामने हिल है, तो उसको पहुंचना है, कुछ ट्रुप्स ने वहाँ पहुंचना है, वहाँ पे एनिमी है, तो पहले यहाँ से ये बॉम्ब से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जब बॉम्ब चल रहे हैं तो वो वहाँ पे वो उनके बंकर सब टूटते हैं, तो उसके इधर इन बिटवीन ये चलते हैं, तो इनको एक्सपीरियंस होता है नॉइज़ का, उसका कि बॉम्ब कहाँ गिरेगा, कब कहाँ गिरेगा, किस समय जाना है, कब क्लियर है, देन दे विल क्लॉज। नहीं तो अगर ये जल्दी पहुंच जाते हैं तो इन्हीं को इंजरी हो सकती है। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन उनको एक तरह से बैटल का एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे आपने इसको लड़ना है। तो उसमें वी वेंट एज ए डॉक्टर, सो हमारा काम तो था कि कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो उसको करना है। पर वहाँ पे हमारे एक जो जनरल साहब थे, तो एक उस समय ही वॉज अ मेजर, जो उन्होंने अभी OROP में काफ़ी ही वॉज इन चार्ज, 6 जेंटलमैन जो थे, अभी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, मेजर जनरल सतबीर जी। So he was organizing the OROP, other rank, one pension. He was leading that organization. So he was as a major. So we were there as a captain, as a doctor. So he briefed us quite a bit, and we were made very familiar. We have just come out from civil stream.
एंड हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इसको बैटल को इनॉकुलेशन को देखना। तो एक बहुत अच्छा तो एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट मतलब सारे डॉक्टर टाइम की पे ही हाँ होती है? कैजुअलिटी तो होती रहती है वहाँ पे, जी। तो उसमें उसको फर्स्ट एड कैसे देनी ट्रेनिंग्स है। में भी बहुत होती होंगी हाँ सर? ट्रेनिंग में ही बहुत कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो मैनी टाइम द पीपल लूज देयर लाइफ आल्सो। इन तो द उनको ट्रेनिंग कैसे, हाँ आर्मी में यही एम होता है कि सेव द लाइफ एंड द लिम्ब, क्योंकि ज़्यादातर यही इंजरी होती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने देखा होगा कई जनरल साहब की उनको इंजरी हो गई एंड जी। उन्होंने खुद अपनी टांग काट दी, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज उससे ही वॉज गोइंग टू फैल डाई। सकता हाँ है इन्फेक्शन। हाँ फैल सकता था इन्फेक्शन। तो इस तरह का हमारा एम यही रहता है कि उसको सेव करना है, उसके इन द लाइफ एंड मोमेंट, हाँ हाँ। इन द मोमेंट, और अर्ली जितना पॉसिबल हो इवैक्यूएशन करना है। अगर आपको बाय रोड मिल जाता है इवैक्यूएशन, और अगर बैटल नहीं चल रही तो बाय एयर भी हेलीकॉप्टर से भी इवैक्यूएशन वगैरह की सब चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे। सर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक बात बताइए, आपको जज्बा कैसे आया आपको आर्मी ज्वाइन करने का? नहीं, जब देखते थे कुछ हिंदी मूवीज थी, कुछ वो देवर मोटिवेटिंग फैक्टर। हमारे एक ब्रदर थे, इंजीनियर्स थे, ही आल्सो रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर। सो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन होता था। तो जो पहला एम था डॉक्टर तो बन गए। अब या आई कुड, हम सिविल में भी जा सकते जी। थे, आर्मी भी जा सकते जी। थे। तो आर्मी वाला हमारे बैक ऑफ माइंड में था कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है। तो हमारे दो दो फेदर हो गए कैप में, तो एज ए ब्रिगेडियर भी हो गया, एज ए डॉक्टर भी डॉक्टर भी हो हो गया। गया। तो दो दो चीज़ें हमको मिलने का मौका मिला, जिसको हमने अच्छी तरह एंजॉय किया। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। अच्छा सर, आपको ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपका जगह ऐसी थी, पोस्टिंग ऐसी जगह थी श्रीनगर, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज से मिलने का भी मौका मिला होगा। आप बताएं सर, किससे आप मिलके, आपकी मुलाकात किससे हुई? पहली मतलब जैसे आर्मी सर्विस में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो मुझे मिला, जब मैं मिलिट्री हॉस्पिटल योल में था, योल कैंप का एक धर्मशाला के पास उसके ऊपर एक मकलोडगंज है, वहाँ दलाई लामा जी रहते हैं, हिज हाई होलीनेस। सो वो वहाँ पे उनका एक सेल्फ एग्जाइल गवर्नमेंट में रहते हैं। तो एक दिन हम नियर बाई हॉस्पिटल में थे, तो उनका जो डॉक्टर था दलाई लामा का, एक एलोपैथिक डॉक्टर था, तो वो हमारा फ्रेंड था। तो ही यूज टू कम हमारे यहाँ, जो डॉक्टर्स के मीटिंग होती थी एंड मंथली मीटिंग वगैरह, तो वो आता था, मिलता था। तो एक दिन उनकी रिक्वेस्ट आई कि दलाई लामा के कुछ दांत में कुछ चिप हो गया। ओह। तो उसके बार बार टंग वहाँ जाती थी, कट रहा था। तो उसके बाद दे वांटेड सम डेंटल हेल्प। तो एक डेंटिस्ट हमारे यहाँ थे, तो उनको बुलाया गया। तो जब वो जा रहे थे तो उनको एक टीम लेने आई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे जाने दीजिए। मुझे भी जाना है। कोर्स। तो उन्होंने, उनका एक सेक्रेटरीट है उनका, तो उन्होंने परमिशन ली कि डेंटिस्ट को तो बुला ही रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे एक गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी आना चाहता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई वेंट देयर, एंड उसके जो महल है उसके अंदर हमें ले जाया गया। बड़ा सुंदर महल था। तो वहाँ पे उन्होंने हमें ग्रीन टी वगैरह जो भी थी उन्होंने ऑफर की। दलाई लामा ने मुझसे आधा घंटा तक बात की, जब तक डेंटिस्ट अपना इक्विपमेंट वाओ, रेडी कर रहा रहे था। तो तब तक मतलब कि मुझे उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते। कई आर्मी के जनरल आते हैं वहाँ विजिट पे, वो कहते हैं कि हमें भी दलाई लामा से मिला दो। वो मना कर देते। वो कहता है कि आप मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, यू आर जस्ट कमिंग टू मतलब इंटरेक्ट विद मीट मी, बट यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस थिंग उनकी। तो दैट वाज द इशू। सो मेरे से उन्होंने पूछा कि आप क्या, मैंने कहा मैं उधमपुर पोस्टिंग आई हुई थी, फ्रॉम योल से उधमपुर जा रहा था। माय वाइफ हैड जॉइंड केंद्रीय विद्यालय देयर, एंड उसमें फिर मैंने डिस्कस किया कि मेरा एक बेटा है हु इज़ मेंटली चैलेंज। तो देन ही सजेस्टेड कि हमारे यहाँ पे भी कुछ तिब्बतन मेडिकल सिस्टम में भी कुछ ड्रग्स हैं, तो यू मे लाइक टू ट्राई दैट। सो दैट वाज माय इंटरेक्शन विद हिम, सो दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर्ड ऑफ कोर्स सर। और ऑन अ पर्सनल, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल आपको कैसा लगा मिलके उनसे? हाँ, मुझे मतलब आई डोंट नो मच अबाउट बुद्धिज्म, बट इट वाज द ट्रैंक्विलिटी वाज देयर इन हिज ऑफिस, इन हिज इन महल के अंदर। और जिस सिंपल सिटी से उन्होंने खुद हमें चाय सर्व की, सो दैट वाज ए बिग ऑनर फॉर मी। जी सो दैट वाज देयर। दैट इज अमेजिंग सर। और सर आपकी फारूक अब्दुल्ला जी से भी मुलाकात हुई? उसमें मैं श्रीनगर में पोस्टिंग था। तो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उनकी एक सिक्योरिटी थी, जो ये हमारे कमांडोज हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं, वो जाके उनको सिक्योरिटी देते थे। तो उनकी जो पुरानी टीम थी वो वापस जा रही थी और एक नई टीम ने आना था। तो किसी को इनपुट मिला, तो उन्होंने बनिहाल के पास उस गाड़ी को उड़ा दिया। ओह। तो उसके अंदर 17 कैजुअलिटीज़ हो गई थी। 17 कैजुअलिटीज़ हो गई थी। तो ऑल डाइड।
नो वन सर्वाइव 17 कैजुअलिटीज में। तो उस केस में मतलब कि पहले वहाँ के डॉक्टर ने देखा, तो उसने देख के कहा कि डेड है। अच्छा, एंड उसने कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, दे डिडंट ब्रिंग एनीथिंग टू अस। तो उसके बाद जब हमारे हॉस्पिटल पे लेके आए कि इनकी सबकी बॉडीज़ को एम्बामिंग करके एक कॉफिन बॉक्स में रख के उनका नाम वगैरह लिख के कहाँ से कौन है, उसको फिर हमें दिल्ली लेके जाना है। वो प्लेन भी आके खड़े हुए थे जहाँ पे। अच्छा, देन हमारे यहाँ जो मॉर्चरी थी वो इतनी छोटी थी, इट कैन नॉट एकोमोडेट 17 डेड बॉडीज एट वन टाइम, and it was a normally mortuary is slightly at a very remote place of the hospital, distance from the hospital away. So he had come there to play wreath this thing on their board, on their this thing, but we told him, sir, mortuary is not the place to to place the wreath. So when they will be, सर एक बार आप एक्सप्लेन करें, प्लेस द रीथ का मतलब? रीथ मतलब जो फ्लावर जो उसके चढ़ाते हैं ना। अच्छा, जो जैसे कॉफिन्स के ऊपर, कॉफिन्स को जैसे डेड बॉडी के जैसे कोई भी जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्लावर की एक रीथ होती है, फ्लावरों का एक सर्कल होता है जी, वो चढ़ाते हैं, और वहाँ अच्छा। पे वो कुछ पेमेंट अनाउंस करते हैं, जैसे चलो मैं हर एक की डेथ के लिए मैं 5 लाख रुपया दूंगा या कुछ दूंगा। तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने का उनका आइडिया था। तो मगर उस समय क्या हुआ कि हमने उनको बताया कि एक तो शाम का समय हो गया था, और शाम को जो है कि वहाँ पे बिल्कुल डिजर्टेड एरिया था, वहाँ पे फॉर ए चीफ मिनिस्टर टू गो देयर, वी टोल्ड हिम, सर दिस इज नॉट द राइट प्लेस, but when these bodies will be embalmed, so they will be taken to airport. From airport, when all bodies are lined up, so that time you should do this wreath laying ceremony you should do there only. And वहाँ उन दिनों श्रीनगर में प्रॉब्लम थी कि वहाँ नाइट फ्लाइंग की प्रॉब्लम थी, so it was not equipped for night take off. जी, तो उसके लिए भी उन्होंने फिर एक स्पेशल अरेंजमेंट नहीं, वेट नहीं किया। तो उसमें क्या होता है कि जो सब मशाल लेके रनवे के दोनों तरफ कुछ एयरफोर्स के लोग खड़े हो जाते हैं, सो दे टेल यू द वे, और उसके बीच हाँ, में फिर टेक ऑफ उसके बीच में टेक ऑफ होता है, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिक लैंडिंग और फैसिलिटी नहीं थी, और नाइट फ्लाइंग की भी फैसिलिटी नहीं थी। तो उस समय फिर उन्होंने उनको मशाल लगा के उसको जैसे नॉर्मली साइड में लाइट्स होती हैं तो उस तरह का अरेंजमेंट करके उनको सही गया। फिर उस समय जाके उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने उनको रीथ लेइंग की और कुछ अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि इनको सबको जवानों को हम अपनी स्टेट की तरफ से, क्योंकि उनके ही पर्सनल सिक्योरिटी के लिए वो आ रहे थे वहाँ पे। सो एक वो अच्छा एक्सपीरियंस मतलब मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला था। ऑफ कोर्स सर। और सर ये जनरल सिनेरियो में भी फिर वेट नहीं किया जाता, उसी टाइम पे टेक ऑफ होता है? हाँ, उस टाइम पे भी श्रीनगर आप जब कह रहे हैं नाइट टेक ऑफ्स नहीं होते? नाइट टेक ऑफ नहीं होता था, बिकॉज इट वाज नॉट गिफ्टेड। हाँ, इसके लिए स्पेशल उन्होंने एज ए अल्टरनेटिव क्या था, क्योंकि दो अरेंजमेंट किया हुआ था, तो उसके अब शायद हो गया वो फैसिलिटीज, पर उस समय नहीं थी। हाँ, क्योंकि जो फ्लाइट होती थी सब 5 बजे तक सब वाइंड अप हो जाते थे, उसके बाद इवनिंग में नहीं होती थी जी। तो उस तरह का एक्सपीरियंस था उसका जी, व्हिच इज अमेजिंग सर। और सर आपकी वीपी सिंह जी के साथ भी मीटिंग रही? हाँ, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बार मैं हल्द्वानी मिलिट्री हॉस्पिटल का एक छोटा सा सेक्शन हॉस्पिटल है, आई वाज मेड सेंट देयर टू लुक आफ्टर दैट सेंटर। वहाँ छोटा सा हॉस्पिटल था, मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक हेलीपैड था, और वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने आना था, पर टाइम किसी को नहीं पता था, किसी को भी। आपके ब्रदर को पता होगा। तो वहाँ पे जाके तो उसमें क्या हुआ था कि वो सुबह से ही आके सब बैठ गए थे, किसी को नहीं पता था उन्होंने आना था, और वहाँ से जाना था नैनीताल में। जो नूरुल हसन करके एक उनके वो गवर्नर थे, तबीयत खराब थी, उनको मिलने जा रही थी। और उस समय मतलब कि तो हुआ क्या कि सारे मेरे हॉस्पिटल में आके ना आना शुरू हो गए, तो उनको इट वॉज ए फील्ड, ओपन फील्ड था, तो किसी को टॉयलेट जाना है, किसी को पानी पीना है, तो कुछ ऐसी फैसिलिटी आसपास थी नहीं। सो ऑल दे वर कमिंग। तो मेरा जो एक जेसीओ इंचार्ज था उसने कहा सर ये तो ऐसे तो हमारा फ्रिज खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, सब एवरीबॉडी इसका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम गेट बंद कर दो, तो उसने गेट बंद कर दिया। थोड़ी देर में फ़ोन आया, वो मैसेज आया कि सर बाहर एक मंत्री जी वेट कर रहे हैं, एक आईजी वेट कर रहा है, तो उनको बुला लें। ठीक है, बुला लो। एक कोई बहुगुना के अगेंस्ट लड़े थे, कोई कांग्रेस के थे, वो बाहर खड़े थे, तो उनको भी हमने कहा आप आके बैठिए। तो इट वाज संडे एंड आई वाज गॉन टू सी माय पेशेंट्स। तो ही सेड डॉक्टर साहब सेड सब चाय लेंगे, पानी लेंगे? कहते नहीं डॉक्टर साहब आप अपना पेशेंट देखिए। तो मैं देखता रहा। लंच टाइम हो गया,
इंदिरा गांधी का कोई साइन नहीं। तो उसके बाद जब मैं लंच करके वापस आया तो देखा मेरे ऑफिस में मेरे को ही नहीं घुसने दे रहे। ओ, क्योंकि वो वहाँ पर थी। मेरी सीट के ऊपर वीपी सिंह जी बैठे हैं और आगे बाकी सारे यूपी के जो भी मिनिस्टर्स हैं सारे वो बैठे हैं। तो फिर बीच में थोड़ी देर तक मतलब कि वहाँ पे इतना कमोशन हो रखा था, तो फिर थोड़ी देर में पता लगा कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो देन दे ऑल रन अवे एंड टू रिसीव हर एंड ऑल। तो मेरा वहाँ पे ड्यूटी थी कि वो मैं मेडिकल कवर भी देना था उसको ना। तो हमारी एम्बुलेंस और एक डॉक्टर वहाँ पोजीशन थे, तो मैं उसमें इंदिरा गांधी को मेडिकल कवर दे रहा था। एक बार पहले भी मैंने पुंछ में उन्होंने आना था जब, तो पुंछ में भी मैंने एक बार इंदिरा जी को एक बारी मेडिकल कवर उनके हेलीकॉप्टर के लिए मैं अब डिटेल किया गया था उनको। That's amazing, sir. सर इतने एक्सपीरियंसेस रहे, आज आप याद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता होगा, हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे सर लगता था कि आप इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बीच में काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो इट वाज ए चांस मैटर, जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। हाँ, कि आई वाज एट ए राइट प्लेस एंड राइट टाइम, सो ये पॉसिबल हुआ कि मेरे को इनको मिल गया। मिलने का मौका जस्ट मिला। सो माय नेक्स्ट जनरेशन विल लिसन टू इट एंड सो दे विल सी दैट स्टोरीज फॉर जनरेशन। हाँ, स्टोरीज फॉर जनरेशन विल बी देयर। जी जी, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, सिंस आप डॉक्टर थे, आप वॉर की सिचुएशंस होती थी, कैजुअलिटीज आती थी, उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाती थी? हाँ, उनका जो श्रीनगर में जो था, वैसे तो मैं पुंछ में था, पोस्ट काफ़ी देर पुंछ में था और 4 साल मैं श्रीनगर में रहा और मेरी पहली पोस्टिंग भी श्रीनगर में हुई थी। जब पहली पोस्टिंग हुई थी 77 में, उसमें तो बिल्कुल शांति थी। इट वाज वी गॉट मैरिड आल्सो, वी ट्रेवल टू पहलगाम एंड ऑल दिस प्लेसेस। दैट टाइम इट वाज एब्सोल्युटली पीस। बट जब मैं सेकंड पोस्टिंग में आया था, इट वाज 1992 के टाइम, उस समय पीक मिलिटेंसी वार चल रहा था। तो किसी आईजी का इंस्पेक्टर जनरल का मर्डर हो गया था, उसको ब्लास्ट में उड़ा दिया था। उस समय से ये मिलिटेंसी शुरू हुई। तब ये सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई थी कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप वो गार्ड लेके जाना है, ये करना है। तो उस समय जो प्रॉब्लम आई थी, तो वो एक्सपीरियंस जो था, और उस समय जैसे कोई कॉन्वॉय जा रहा है, उसके ऊपर अटैक हो गया, कुछ लोग मर गए, उनको आए, किसी का हेड उड़ गया, किसी का कुछ उड़ गया। तो हमारा एक मेडिकल ऑफिसर एक आया था, तो वो उसकी भी पूरी बॉडी मतलब बी हेड हो गया था, उसका सिर अलग हो गया था। तो उस तरह के हमें एक्सपीरियंस मिले थे। तो उस समय बहुत मिलिटेंसी थी और बहुत कैजुअलिटीज आती थी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक ड्रिल थी। तो उसमें क्या होता था कि जितने भी डॉक्टर हैं, ये नहीं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर हैं सिर्फ वही नहीं करेगा, जैसे ही उनको पता लगता है सम कैजुअलिटीज कमिंग, वी डोंट नो नंबर, तो सारे डॉक्टर्स को एक मैसेज जाता था कि सब आ जाओ, जितनों की जरूरत होगी तो सब एक एक पेशेंट को हैंडल करना शुरू करो, 1-2 डिपेंडिंग ऑन कितनी कैजुअलिटीज हैं, उनको फर्स्ट एड दो, उनको दो। क्योंकि एक डॉक्टर सबके पास अगर मान लीजिए 10 कैजुअलिटी आ गई, 12 आ गई, तो उस समय मतलब कि सब सारे डॉक्टर्स को, सारी नर्सों को, सारे स्टाफ को इमीडिएटली बुला लिया जाता था। एंड वैसी ड्रिल ऐसी बनी हुई थी कि 5-10 मिनट में ही सब लोग वहाँ पहुँच जाते थे। ऑल यूज टू स्टे नियर बाई एकोमोडेशन में। सो उस टाइप का जो एटमॉस्फेयर था, उसी समय फिर सर्जन आकर डिसाइड करता था, इसको सर्जरी में ले जाओ, इसको वार्ड भेज दो, इसका एक्सरे कराओ, इसका ये कराओ। तो और सारी नर्सेज उसको ड्रिप लगाओ, इसको टीटी लगाओ, इसको ये करो। तो सारी इंस्ट्रक्शन वर्बल देके, तो ताकि उसमें तो बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटी बाद में हो जाएंगी, पर वर्बल इंस्ट्रक्शन, ताकि टाइम जो गोल्डन टाइम होता है हमारा इंजरी का, कि उसमें पेशेंट को मिस नहीं होना चाहिए, गोल्डन टाइम में उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मतलब सर्जन 1 या 2 होते थे, एनेस्थेटिस्ट 1 या 2 होते थे। फिर किसको प्रायोरिटी देनी है, ये पेशेंट प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3 है। तो इस तरह से मतलब जैसे हम मूवीज में देखते हैं, तो सर वैसे ही सीन होता था। बिल्कुल हाँ, जैसे आपने अगर कोई अमेरिकन मूवी देखी हो, जब वहाँ ब्लास्ट मतलब जिस तरह के कैजुअलिटीज आती हैं, क्या कमोशन होता है, तो उस कमोशन को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी ड्रिल बना रखी थी ताकि कमोशन को कम किया जा सके। तो आर्मी उसमें बिल्कुल ट्रेंड है, तो इसका जो एक्सपीरियंस था बहुत था। तो वहाँ काफ़ी कैजुअलिटीज आती थी, जो हम रजिस्टर मेंटेन करते थे ब्रॉट इन डेड का या कैजुअलिटी का, तो वो 1 महीने में एक रजिस्टर ही भर जाता था। मतलब इस तरह की इतनी कैजुअलिटीज आती थी उस एरिया में। वो तो बहुत नंबर होते थे उन दिनों में। तो दैट वाज उसी पीक टाइम पे मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। मतलब कि जो है, जो सीखने वालों के लिए बहुत था। जो यंग सर्जन कहीं उन्होंने कहीं अपेंडिक्स नहीं निकाला, यहाँ आके उसका बुलेट निकाल रहे हैं लंग से, लिवर से, तो सारा कुछ जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उस तरह से उनको सबको ट्रेनिंग
हुई, उसका ट्रेनिंग की वजह से दे आर डूइंग वेरी वेल लेटर पार्ट ऑफ द course, लाइफ। हाँ सर, वैसे ही तो आपको एक्सपोजर और कहीं मिल ही नहीं हाँ, सकता, मिल ही नहीं सकता इमरजेंसी सिचुएशंस इतनी इस टाइप होती की। हाँ। होंगी। जी जी। अच्छा सर, एक आर्मी डॉक्टर के लिए अंदर आपको आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग? और जो पढ़ाई करके आ रहे हैं वो हाँ, तो हाँ। एक रेगुलर चीज हो गई। हाँ, नहीं, आर्मी की ट्रेनिंग में जो होता है कि इसमें पेशेंट जो है कि जब वॉर इज देयर डिफरेंट क्राइटेरिया, जब व्हेन यू आर इन पीस टाइम में डिफरेंट, पीस टाइम में तो नॉर्मल कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम, डायरिया, लूज मोशन प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको तो आप जैसे साइकोलॉजिकली सर हाँ, आपको क्या लगता है? साइकोलॉजिकली दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग। तो उसमें एज ए डॉक्टर यू कैन ऑलवेज टेल देम टू बी पॉजिटिव, तो मतलब कि तुम ठीक हो जाओगे, इट इज तो ऐसे डॉक्टर्स केसेस वर्ड। होते थे जो आते थे डॉक्टर वहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर इन्होंने देखा, जो हैंडल नहीं कर पाए और हाँ, वापस हाँ। चले गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो वहाँ पे जैसे हम उनको सबको, आप डॉक्टर को, पेशेंट को रीअश्योर करना है, तो टाइम तो उतना ही लगना है ट्रीटमेंट में, क्योरिंग में, फलाना लगना है, बट इट इज हाउ द डॉक्टर विल रीअश्योर। डॉक्टर्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर बोल दे कि यू आर गोइंग टू सर्वाइव, दैट Then पेशेंट, mentally you will दैट think, पेशेंट विल सर्वाइव। yes. देयर वाज ए स्टोरी ऑन डॉक्टर आर के नारायणन जो थे, जो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी डॉक्टर्स वर्ड। एक सिटी थी जहाँ पे एक रूल था कि अगर किसी की डेथ बिना विल के हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इट विल गो टू स्टेट। तो डॉक्टर जो था वो काफ़ी ब्लंट था, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू फेस पे बोलता था कि तुम नहीं बच सकते। तो पेशेंट जो है वो सुन के पहले ही मर जाएगा, मतलब Yeah. अगर बचे, अगर नहीं बच सकता। तो Absolutely. एक दिन उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड वो आ गया, ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन ए डेथ बेड, तो उसने आके वहाँ पे उसके पास आया, तो डॉक्टर वाज इन डिलेमा कि क्या इसको बोलेगी। उसने पूछा, सर मैं अपनी विल साइन कर दूं, नहीं तो बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं। तो उसने कहा कि देन ही हैड ए थॉट कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ विल साइन कर ले, तो इसको लगेगा बस हो गया, हाँ, इनडायरेक्टली वो सोचेगा कि मैं he will not be ही able विल to नॉट survive. सर्वाइव, सो एंड ही विल डाई। तो उस समय डिलेमा में अपने दोस्त के लिए उसने ऐसे झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, यू आर गोइंग टू सर्वाइव। और उसकी असेसमेंट के हिसाब से कि पेशेंट वाज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बट जो डॉक्टर वर्ड था उससे साइकोलॉजिकली इतना इम्प्रेसिव वो इम्प्रूवमेंट हुआ कि पेशेंट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। Wow. देन ही रियलाइज कि ही शुड नॉट बी ब्लंट। लोग उसके बाद लास्ट स्टेज पे जाते थे जब सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते थे, तो वो डॉक्टर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीएश्योरेंस एंड द ट्रीटमेंट so was there, so that is the one word I can remember कि that was our aim to compassionate। जैसे एक जोक भी होता था, जैसे डॉक्टर Comfort देना हाँ, उनको, कंफर्ट देना, हाँ। जी। जैसे एक पेशेंट को, एक डॉक्टर था, उसने एलोपैथी भी की थी, होम्योपैथी भी की थी। तो उसके बाद उसने, एक पेशेंट आया तो पहले तो उसको आर्मी में होता ना कि डिसिप्लिन में रहना है, तो उसने आगे ऐसे कुछ किया, तो उसको बोला कि तुम्हारा कैप ठीक नहीं है, तुम्हारा सल्यूट अच्छा नहीं था, तुम्हारी बेल्ट लूज है, तो ऐसे उसको डांट दिया। थोड़ी देर में एग्जामिन करके बोलता कि क्योंकि एलोपैथी भी था, होम्योपैथी भी आती थी। उसने कहा तुम्हें कौन सी पैथी चाहिए, एलोपैथी और होम्योपैथी? ही सेड सर डॉक्टर आई डोंट वांट एनी पैथी, आई वांट सिम्पैथी। तो इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। जी जी। तो मतलब ये बात सच है सर, साइकोलॉजिकली इफ वी थिंक समथिंग तो हमारी एनर्जीज उसी तरीके से काम बिल्कुल करती होता है। एक मुझे और जोक याद आ रहा है कि जैसे आर्मी से रिटायर होके एक जेसीओ घर गया, तो ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं आर्मी में, तो सबको पिलाता है, तो सब पूछते हैं कि आपका आर्मी का एक्सपीरियंस कैसा था। उसने कहा आर्मी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, यहाँ 3 चीज़ें हैं। कहता है क्या? कहता है कि यहाँ पे काम कुछ नहीं है आर्मी में, मगर खाली कोई नहीं रहता। उसने कहा अच्छा चलो अंडरस्टूड। उसने कहा यहाँ पैसा काफ़ी मिलता है मगर बचता कुछ नहीं है। उसने कहा चलो ये भी अंडरस्टूड हो गया। उसने कहा यहाँ बेइज्जती हर रोज होती है मगर इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ये तीसरी चीज समझ नहीं आई। कहता है मैं जब कमांडेंट ऑफिस में जाता हूँ तो बाहर एक स्टिक ऑर्डरली एक गार्ड खड़ा होता है, वो मुझे सल्यूट मारता है। तो अंदर जाता हूँ सीओ मुझे खूब डांटता है, खूब डांट पड़ती है, बैलेंस आउट हाँ। होता है। और जब मैं बाहर आता हूँ तो फिर मुझे सल्यूट पड़ता है, तो मेरी इज्जत में क्या फर्क पड़ता। ये जो आर्मी ने हमें ट्रेनिंग दी है तो उससे हमें काफ़ी मतलब कि लाइफ में कैसे रहना है, तो लाइफस्टाइल होता है कि हाँ डिसिप्लिन जो आर्मी से मिलता है वो बिल्कुल। आपके पास लाइफ अभी जैसे मैं अपने सीनियर सिटीजन को देखता हूँ तो everybody because of sedentary life everybody is obese and tummy coming out, all this thing, they are doing minimal walking, not doing exercise, and so I was with them, so I play 3-4 games here. I'm the in a tennis I am the senior most tennis player in the society. Wow. So I'm at a 69, I play 4:30 I get up and 5 to 6:30 we play tennis. Wow. And my young other partners are of say 55, 45 and 35.
So they are the doubles play we play there. Amazing. So that is how we are keeping ourselves fit. Fit, Then of course. then I do swimming. Then evening I play Sir, tennis. any message that you want to give out to people being in the army? Anything? अगर कोई join करना चाहता है army को या कुछ भी, something very close to your heart that you Yeah. want to let out or maybe Yeah, just- नहीं army like you have to serve as a doctor. For the doctors, I will say कि they can have got 2-3 options. Either they join a government hospital Right. or they do a private practice. Aim is to those who are there, so they will earn money. So, but if you serve as a doctor in the Indian Army, so you will feel proud. So first thing, you are a commissioned officer. Our commission is given by the President of India. Wow. So we are the only commissioned officer. We are the day we join, we are the gazetted officer, commissioned by the President of India. So this facility may not be available to otherwise if you are practicing here and there. So you may be doctor earning much more than us, but those who are in a civil hospital, government hospital, they will get some recognition. They will be there. So they are also they are not commissioned, but they are the government servant. They are there. So that is there. They should join. So it is a different type of experience. You will get it. So I had a very good experience, except one regret, which as a doctor I must tell. Out of 37 years, 17 years I was in a field area, away from family and all, because of my own. I was asking for it. It is not कि I was posted there. I requested for a field area most of the time, and because of my son could study in a special school in Air Force Golden Jubilee, and my wife could continue her school teaching, so that was my interest. So, but in one of the last posting, when I was as a brigadier, I was posted to to Ladakh, Leh. So there, when I went there, so the first thing you have to do acclimatization. So okay, so after acclimatization, after 3-4 days, every day our BP, pulse, everything was noted, everything was coming over. On 4th day, when I was supposed to go and join my duty there, so they told me कि your anal LA nasal or the nasal, they are moving. So that shows कि you are having some effort in breathing. Okay. So he noticed it. Then he checked my oxygen saturation with the pulse oximeter. Right. It was coming to say about 80 or something, which should be 94.5 and above. Right. So then he got my high resolution CT done after a few days. Then they found that my base of the lungs, they have all collapsed. They have become fibrosed. So the air channel which was supposed to exchange the oxygen from the air, they have contracted. The lung capacity has gone down. My pulmonary functions have reduced, and since I had a high altitude pulmonary edema, so whenever you go to high altitude, and because of the oxygen problem, the lungs, they throw water. Right. And the water comes into the chest, and आपकी breathing problem शुरू हो जाती है, and आपको called high altitude. So उसका जो पॉलिसी, उसकी जो पॉलिसी थी कि आपको अगर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो गया तो आपको नीचे प्लेन्स में भेज देंगे, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बाय एयर नीचे भेज देंगे. तो मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे उन्होंने 16 दिन रखा. अच्छा. सो विच आई रिग्रेट कि, और जिन्होंने रखा वो दे वर ऑल डॉक्टर्स, एंड एवरीथिंग इज ए रिटन पॉलिसी देयर कि पहले भेज देना चाहिए था. तो उसका उनको कुछ कन्फ्यूजन था कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने सोचा कि ये शायद वहाँ जाके फेन कर रहा है, मतलब वो नकली चीज़ वो अपने बता रहा है कि मतलब कि जैसे हो ना, मेरे को पेट दर्द है कोई बोले तो पेट दर्द. हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब उनको ये कुछ ऐसा इम्प्रेशन पड़ गया था कि ये डॉक्टर ले नहीं जाना चाहता और वो वहाँ से रिगल आउट करके बाहर आना चाहता है. तो मैंने कहा भी मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन, आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे, आप अपना लगाओ, आपका 94 आ रहा है, मेरा 80 आ रहा है, तो आई कैनॉट फेन कि आई कैनॉट मिमिक और दिस थिंग. अब पेन तो कोई बता सकता है कि पेन का कोई मीटर नहीं है, तो ऐसे कोई बैक एक हो गई, ये हो गई करके किसी रीज़न की वजह से आ सकता है. पर इसमें आई एम नॉट डूइंग. हाई रेजोल्यूशन सीटी प्रॉब्लम है. ये एलएनएसआई अपने आप नहीं चलते, अगर आप कोशिश भी करो तो ये तब चलते हैं जब आपकी बॉडी एफर्ट लगा रही है पे. तो ये सब करने के बाद, और वहाँ पे ना थोड़े दिनों बाद एक हाई एल्टीट्यूड में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी इन्हीं टॉपिक के ऊपर. तो उसमें हमारे सारे जो डायरेक्टर वगैरह सब ने आना था.
और उसमें मेरा भी कुछ प्रेजेंटेशन था कि आई ब्रीफ देम ये देम। तो एज आई हैव जस्ट जॉइंड देयर एंड मेरा रोल था उसके अंदर कि सबको मैं इंट्रोडक्शन करूँगा, ये करूँगा, देन आई कॉल द माई डीजी एंड दे ऑल स्पीक एंड ऑल। बट व्हेन आई गॉट एडमिटेड एंड ऑल दिस थिंग प्रॉब्लम, तो कोई डिसीजन नहीं ले रहा था कि मेरे को यहाँ से भेजना है। तो उसकी वजह से आई कुड हैव गॉन अप, एनीथिंग कुड हैव हैपन। मेरे साथ एक और ब्रिगेड 16 डेज बाद उन्होंने भेज दिया। हाँ 16 डेज के बाद जब वो डीजी, हाँ जब डीजी आए, डीजी खुद आए, डीजी AFMS हमारे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं हमारे आर्मी मेडिकल कोर के, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के बॉस होते हैं, व्हेन ही केम एंड व्हेन ही सॉ, then he took decision, but down the chain there were so many medical officers who were in the they should have taken the decision. That is my only regret from the army, कि being a doctor they had not evacuated me on time, anything could have happened. Absolutely, that's true. चलिए सर, यही था पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ समय निकाला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें भी। शेयर करी, I'm sure लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू।